हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट क्लास 10th। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की, जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता। सर ऐसा क्या मुद्दा है जिसके बिना काम नहीं हो सकता? तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज रुपए की कहानी हर जगह चल रही है, बहुत तेजी से हर कोई पैसे कमाना चाह रहा है। बट पैसा आया कहां से, कब से आया, किसने लाया, कैसे फॉर्म में ये पैसा हमारे पास आ रहा है और कैसे फॉर्म में हमारे पास से ये पैसा जा रहा है, इन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। द एंटायर टॉपिक इज कवर्ड विद इन अ हेडिंग विच इज नोन एज मनी एंड क्रेडिट। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर है जो आज मैं आपको समझाने वाला हूं। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के एक बहुत ही बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग बात करने वाले हैं रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क, जहां पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके के बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। बट यहां पे नाम इसीलिए जाना जाता है क्योंकि यहां रिजल्ट की बात होती है और नॉलेज की चर्चा होती है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बट मैंने जैसे कहा आपको कि मैंने ये आपसे कह दिया कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसका कहने का क्या मतलब था कि आज जो यहां पे रिलेशंस बिल्ट हो रहे हैं वो धीरे धीरे करके मटीरियलिस्टिक चीजों पे हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ये वाली आपको चीज बोली यहां पे। बट मनी कहां से आई, तो इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा समय जिस समय पे मनी नाम की चीज नहीं हुआ करती होगी, बट वो हर चीज जो प्रेशियस है उसको हम लोग यहां पे मनी मानते हैं। वो हर चीज जो खरीदने की ताकत रखती है, परचेजिंग पावर रखती है, उसको हम लोग यहां पे मनी मानते हैं। ठीक है भाई। तो एक समय पे ऐसे कुछ वाइल्ड एनिमल्स जिनके की फर, जिनके की टीथ, जिनके की नेल्स बहुत कम मिल पाते होंगे लोगों को, या उनको किल करना बहुत डिफिकल्ट होगा। जब ये बहुत अबंडेंस में होंगे तो उनकी सारी चीजें अगर मार्केट में लाके बेची जाए तो वो एंटीक हो गई। तो यहां पे वाइल्ड एनिमल का वो कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहा होगा, उस समय यहां पे उसको मनी मान लिया गया होगा। बट धीरे धीरे करके यहां पे सिस्टम स्टार्ट होता है जहां पे हम लोग गुड्स फॉर गुड्स या कमोडिटी फॉर कमोडिटी से एक्सचेंज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहां पे बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे? बार्टर सिस्टम। फिर धीरे धीरे करके मेटल कॉइंस आते हैं। मेटल का मतलब हो गया कि वो सारे प्रेशियस मेटल जो कि कम अवेलेबल है। तो सर क्या आयरन भी एक मेटल है, बट क्या वो प्रेशियस है? नहीं, आयरन इजीली अवेलेबल है, इसलिए वो बहुत ज्यादा प्रेशियस नहीं है, इसीलिए उसको वो मैं मनी की कैटेगरी में नहीं ले रहा हूं। ठीक है भाई। तो यहां पे मैं ले सकता हूं गोल्ड को, मैं ले सकता हूं सिल्वर को, मैं ले सकता हूं यहां पे ब्रोंज को। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रेशियस है और उस समय पे ये कम मिला करती थी। धीरे धीरे करके अपलिफ्टमेंट होता है, बार्टर सिस्टम खत्म होता है, और बार्टर सिस्टम खत्म के बाद एक नया सिस्टम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं करेंसी सिस्टम। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे? करेंसी सिस्टम। तो हम लोग यहां पे अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें मनी का, तो वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से होगा कि सबसे पहले जो है मनी जो है वो सारी चीजों से आती होगी जो मार्केट में कम अवेलेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहां पे मैं लिख लेता हूं वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, उनके टीथ, ठीक है भाई, उनके फर, उनके नेल्स, ये सारी चीजें जो है वो क्या हुआ करती थी सर? प्रेशियस हुआ करती थी। क्या होती थी सर यहां पे? प्रेशियस। इसीलिए इसको क्या मान लेंगे दोस्तों हम लोग? यहां पे मनी मान लेंगे। ठीक है। फिर धीरे धीरे करके यहां पे मेटल्स आते हैं। मेटल्स वो जो आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे, वो सारे मेटल्स जिसमें हम लोग बात करते हैं यहां पे गोल्ड की, हम लोग बात करते हैं यहां पे सिल्वर की, हम लोग चाहे तो यहां पे ब्रोंज की भी बात कर सकते हैं। तो इनको कहा जाता था पंच्ड मार्क कॉइन सिस्टम। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। फिर आया था हमारा G2G सिस्टम, या तो हम लोग कहते हैं सर इसको C2C सिस्टम, दैट इज नोन एज बार्टर। ठीक है भाई। फिर इसको ओवरकम करती है यहां पे करेंसी। करेंसी दो तरीके से हो सकती है दोस्तों यहां पे, एक तो करेंसी की मिंटिंग होती है और दूसरा जो है वो होती है प्रिंटिंग। ठीक है। तो ये मिंटिंग और प्रिंटिंग करने का काम किसी भी कंट्री का फेडरल बैंक करता है। कौन करता है? किसी भी कंट्री का फेडरल बैंक करता है। ठीक है। मिंटिंग का मतलब होता है मेटल्स को यूज करके कॉइन बनाना कहलाता है मिंटिंग। ठीक है। और यहां पे पेपर का यूज करके जो हम लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है भाई,
इसको हम लोग कहते हैं यहां पे प्रिंटिंग। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है। तो इस तरीके से मनी हमारे यहां आती है, इस तरीके से इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे दोस्तों। बट सर आपने ये जो सिस्टम बताया कि करेंसी सिस्टम बार्टर सिस्टम को रिप्लेस करके आया, मतलब कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होंगे दोस्तों यहां पे बार्टर सिस्टम में। किसमें दोस्तों? बार्टर सिस्टम में। चलिए तो पहले हम लोग बार्टर सिस्टम को समझने की कोशिश करें कि बार्टर सिस्टम में सर क्या ड्रॉबैक्स थे। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि जो बार्टर सिस्टम है वो होता है C2C, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी एंड गुड्स टू गुड्स। इतना एग्जाम में याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहां पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं भैया कि क्या इंपॉर्टेंस है बार्टर सिस्टम के और बार्टर सिस्टम क्यों बंद हुआ। चले तो बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स चलता है। अब ये सर डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या है, ध्यान से समझिएगा। जो मेरी जरूरत है वो आपकी जरूरत हो, इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। आई रिपीट, जो मेरी जरूरत है वो आपकी जरूरत है, उसको कहते हैं हम लोग डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास वीट है और आप इसके बदले में राइस एक्सचेंज करना चाहते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बट ये मनी आने के बाद पॉसिबल नहीं था, इसीलिए, या जब तक के मनी नहीं था तब तक ये पॉसिबल था, इसीलिए ये कहीं ना कहीं क्या बन गया भाई, मनी सिस्टम आने के पहले ड्रॉबैक बन गया। ठीक है, तो मैं यहां पे अगर लिख देता हूं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड, तो ये एक रीजन बन जाएगा कि इसी के कारण कहीं ना कहीं मनी सिस्टम यहां पे आता है। ठीक है भाई, चलिए तो अब पहली बात ये हुई। ठीक है, दूसरी हम लोग बात करते हैं यहां पे डेफर्ड पेमेंट की। ये डेफर्ड पेमेंट क्या होता है सर, ध्यान से समझिएगा। डेफर्ड पेमेंट का ये मतलब होता है कि आज हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बट इसके ट्रांजैक्शन की जो पेमेंट होने वाली है वो नेक्स्ट ईयर होगी या कुछ दिनों बाद होगी। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग डेफर्ड पेमेंट को, ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि सर ये क्रेडिट सिस्टम होता था। क्या होता था? क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, बट यहां पे ये जो डेफर्ड सिस्टम है या जो यहां पे क्रेडिट सिस्टम है, इसकी भी क्या हो गई होगी भैया, कमी हो गई होगी। ठीक है ना, तो बार्टर सिस्टम में डेफर्ड सिस्टम तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे तो तुरंत दान महाकल्याण चलता है, इधर से लो और उधर से दे दो, बात खत्म हो गई दोस्तों। यहां तक के क्लियर है क्या? चलिए, तो कहीं ना कहीं डेफर्ड पेमेंट जो है वो कहां नहीं होती थी भाई, तो बार्टर सिस्टम में नहीं होती थी। इस डेफर्ड पेमेंट को मैं यहां पे फ्यूचर पेमेंट भी कह सकता हूं दोस्तों। तो लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट होने के कारण बार्टर सिस्टम कहीं ना कहीं क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है भाई, तीसरी इंपॉर्टेंट बात करता हूं मैं, यहां पे होता था लैक ऑफ डिवीजन। सर ये लैक ऑफ डिवीजन कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लेते हैं मुझे पेयर ऑफ शूज चाहिए, क्या चाहिए भैया, पेयर ऑफ शूज चाहिए, और आपके पास मान लेते हैं हॉर्स है, तो हॉर्स की एक लेग के बराबर वो पेयर ऑफ शूज है, मगर यहां पे हॉर्स के वो लेग को यहां पे ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए यहां पे क्या होता था, उन सारे चीजों का नहीं हो पाता था डिवीजन, इसीलिए कहीं ना कहीं मनी सिस्टम को लाया गया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है लैक ऑफ मेजर। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। अब ये क्या होता है सर, अब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं किसी से बोलता हूं कि मुझे 1 ग्राम गोल्ड दे दीजिए और उसके बदले में मैं 1 ग्राम आपको राइस दे देता हूं, अब मुझे बताइए क्या ये दोनों वैल्यू बराबर होगी? बिल्कुल बराबर नहीं होगी सर, तो ये इसके बराबर नहीं होगा यहां, हाँ या ना। चलिए मान लेते हैं 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू जो है मान लेते हैं 4,500 रुपए और 1 ग्राम राइस की वैल्यू जो है वो मान लेते हैं 0.45 है, तो बताइए क्या मॉनेटरी वैल्यू में इक्वल है या बिल्कुल नहीं है सर? इसीलिए कहीं ना कहीं ये लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू के कारण यहां पे मनी सिस्टम क्या करती है, इसको ओवरकम यहां पे कर लेती है। यहां तक के कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो चुका होगा। तो यहां बार्टर
बैरॉमीटर सिस्टम हटने के ये मेन रीजंस थे, ठीक है ना भाई। एक तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड, जो मेरी जरूरत है वो आपकी जरूरत हो ऐसा जरूरी नहीं है। यहां पे लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट होता था। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि मान लेते हैं कि कोई मेसोपोटामिया से आ रहा है, कोई इजिप्ट से आ रहा है, वो यहां पे ट्रेड करके जा रहा है, तो उसको 6 महीने बाद पैसा थोड़ी ना देंगे, यही तुरंत देना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि सर आपने यहां पे कहा ये C2C है या तो G2G है, गुड्स के बदले में गुड्स दो या तो कमोडिटी के बदले में कमोडिटी दो, हो गया ट्रांजैक्शन, आप अब घर जा सकते हैं। बोलो हाँ या ना, ठीक है। चलिए, तो ये लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या हो गया दोस्तों, यहां पे ये लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें डिवीजन नहीं हो सकता कमोडिटी का। किसका डिवीजन नहीं हो सकता सर यहां पे? कमोडिटी का। मैंने ये कहा कि हॉर्स जो है वो नॉन लिविंग हो गया और जो हमारा हॉर्स है वो लिविंग हो गया। तो ये जो शूज है और ये जो लिविंग ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में क्या नहीं हो सकता? एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो किसी चीज को यहां फर्दर डिवाइड करके नहीं बेचा जा सकता। नेक्स्ट, यहां पे लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू होता था, मतलब कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू यहां पे 1 ग्राम राइस के बराबर नहीं हो सकती। फिजिकली देखा जाए तो दोनों का साइज सेम होगा, वेट सेम होगा, बट इसकी वैल्यू जो है वो दोस्तों यहां पे अलग अलग होगी। यहां तक कि ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अब हम लोग बात करते हैं कि अब हमारे यहां आ जाती है दोस्तों करेंसी, ठीक। करेंसी 2 फॉर्म में आती है, एक तो कॉइन्स के फॉर्म में आती है और दूसरा जो है वो पेपर नोट्स के फॉर्म में आती है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम लोग यहां पे जो भी करेंसी को यहां पे छाप रहे हैं उसको कहा जाता है डिनोमिनेशन, ठीक है। डिनोमिनेशन में यहां पे जो सामने ये लिखा हुआ है ₹10, इसको कहते हैं इसकी फेस वैल्यू। आई रिपीट, इसको कहते हैं इसकी फेस वैल्यू, ठीक है भाई। चलिए अब मान लेते हैं ये मैंने एक आपको करेंसी नोट बना के दे दिया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, करेंसी नोट में क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो करेंसी नोट के बारे में यहां पे 15 लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। कितने लैंग्वेजेस में लिखा जाता है दोस्तों? 15 लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, ठीक है। जिसमें स्टार्टिंग जो है वो होती है आसामीज से और आखिरी में जो है वो होती है यहां पे उर्दू। सर मगर यहां पे देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल सर, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, बट एट द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली 15 लैंग्वेजेस आर देयर। 15 ही लैंग्वेज हुआ करती थी, इसीलिए आज करेंसी नोट में जो है वो कितनी लैंग्वेज है? 15 लैंग्वेज स्टार्ट होती है या आसामीज से और खत्म होती है यहां पे उर्दू पे, ठीक है भाई। चलिए अब यहां पे लिखा जाता है इसका ईयर, मान लेते हैं 2010 में छपा या 2023 में छपा, जब भी छपा है वो ईयर डला होगा, ठीक है। उसके ऊपर अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां पे साइन होते हैं। किसके होते हैं सर? तो साइन होते हैं गवर्नर के। किसके होते हैं दोस्तों? यहां पे गवर्नर के साइन होते हैं और यहां पे लिखा रहता है कि मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन देता हूं। मतलब कि यहां पे ये देखा जाए तो हमारी जो करेंसी है मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ करेंसी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां पे 1 INR की आज भी जो वैल्यू है वो यहां पे 100 पैसा है। INR का मतलब होता है इंडियन नेशनल रुपी। क्या होता है दोस्तों यहां पे? इंडियन नेशनल रुपी, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहां पे। इसके बाद यहां पे जो भी गवर्नर होगा उसके साइन होंगे। अब ध्यान से समझिएगा भैया, ये एक गवर्नर हो गया और इसके नीचे 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होंगे भाई। कितने होंगे? 4। ओके, चलिए यहां तक के क्लियर है। अब ये गवर्नर कहां का होगा सर? ये तो RBI का गवर्नर होगा। आई रिपीट, ये कहां का गवर्नर होगा? RBI का गवर्नर होगा, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, अब यहां पे इस पर्टिकुलर नोट का, पेपर नोट का क्या लिखा होगा? सीरियल नंबर लिखा होगा। क्या लिखा होगा दोस्तों यहां पे? सीरियल नंबर, जो कि जनरली होगा अल्फा न्यूमेरिक में। किसमें होगा दोस्तों? यहां पे अल्फा न्यूमेरिक में। ठीक बात है, यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आपको जो पेपर नोट दिख रहा है वो 2 पार्ट्स में होता है। इसको स्टिक ऑन किया जाता है। क्या किया जाता है भैया? स्टिक ऑन यहां पे किया जाता है। सर एक क्वेश्चन आता है हमारे पास हमेशा कि ये जो 1 रुपए का नोट है उसकी कहानी क्या है? तो 1 रुपए के नोट की कहानी को हम लोगों को ध्यान से समझना, बाकी सारी चीजें तो सेम होगी। मगर ये जो 1 रुपए का नोट प्रिंट करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
आई रिपीट, 1 रुपए का नोट छापने वाला जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और यहां पे जो सिग्नेचर होती है वो होती है फाइनेंस सेक्रेटरी की। ठीक है भाई, यहां तक के क्लियर हो गया? ओके, अब ध्यान से समझिएगा, इसी के कारण इसको हम लोग कहीं ना कहीं टोकन करेंसी भी कहते हैं। सर ये टोकन करेंसी क्यों कहते हैं? कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो मिनिमम जो आप पैसा दे पाओगे वो क्या है भैया? 1 रुपया है। क्या है? 1 रुपया। और 1 रुपए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? यहां पे 100 पैसा। क्या है? 100 पैसा। ठीक है भाई, यहां तक के क्लियर हो गया? ओके, अब मतलब पेपर नोट्स 2 रुपए से लेके अगर 2000 रुपए तक के सारे छापे जाएंगे तो वो सारे इसी सिस्टम पे छपेंगे और इसमें साइंड बाय द गवर्नर होगा। ये बात हम लोगों को यहां पे याद रखनी है। यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो ये थोड़ा बहुत हम लोगों को नोट्स के बारे में आपने जो इंफॉर्मेशन दी सर वो हमें यहां पे समझ में आ गई। बट ये बताइए सर कि ये जो करेंसी नोट प्रिंट कर रहे हैं आप, क्या मनमानी से कर रहे हैं क्या? नहीं भाई, हम लोग मनमानी थोड़ी ना कर रहे हैं। यहां पे मनमानी करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है अपने आप में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब वो अपने डिसीजन यहां पे खुद लेती है करेंसी नोट्स को प्रिंट और मिंट करने के। ठीक है, बट मेरी बात को अभी ध्यान से समझिएगा कि आपको क्या ऐसा रखना पड़ेगा जिसके बदले में आप यहां पे करेंसी नोट को प्रिंट या मिंट कर सकते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, उस सिस्टम को कहा जाता है यहां पे एमआरएस। सर ये एमआरएस क्या होता है? इसको कहते हैं हम लोग यहां पे मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ठीक है भाई, इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास रिजर्व जो है वो 200 करोड़ का होना चाहिए, जिसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं कि यहां पे ये जो रुपीस 150 करोड़ है ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास गोल्ड फॉर्म में होना चाहिए, और ये जो गोल्ड कोलेट्रल फॉर्म में रखा होता है इसको कहा जाता है दोस्तों पेपर गोल्ड। ये कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता, बस ये गारंटी रहती है कि इतना गोल्ड हमारे पास है, इसके बदले में हम लोगों ने क्या करा है सर, ये जो करेंसी नोट है उसकी प्रिंटिंग करी है। दूसरा, जो 85 करोड़ रुपीस बच गया, इस 85 करोड़ को रखा जाता है फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में। किस फॉर्म में रखा जाता है दोस्तों? फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में। तो अगर कुल मिला के आपके पास 200 करोड़ रुपए है तो इसके बदले में ही आप करेंसी की मिंटिंग या प्रिंटिंग कर सकते हो। यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या दोस्तों? चलिए अब ध्यान से समझिएगा, सरकार ने ये नोट छाप दिए। अब सरकार चाह रही है कि ये जो नोट्स हमने छापे, मान लेते हैं कि 2005 में कोई नोट छापे और 2015 तक के ये नोट आरबीआई के पास वापस आने चाहिए, बट सरकार को लग रहा है कि ये नोट तो वापस आ ही नहीं रहे, मतलब कहीं ना कहीं इसका मिसयूज हो गया। इस समय पे सरकार क्या करती है? याद आ रहा होगा आपको 8 नवंबर 2016, मित्रों भाइयों बहनों याद आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना? चलिए, तो इसको कहा जाता है डीमोनेटाइजेशन। इस डीमोनेटाइजेशन में कहा गया कि जो रुपीस 500 है और ये जो रुपीस 1000 है, अब ये आज शाम 8 बजे से लीगल टेंडर नहीं होंगे। ठीक है भाई, अब ये लीगल टेंडर नहीं हो रहे हैं, क्यों? कारण क्या हो सकता है? तो उस कारण सबसे बड़ा हो सकता है इसका करप्शन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों यहां पे ब्लैक मनी। क्या बोल सकते हैं दोस्तों यहां पे? ब्लैक मनी। तो सर क्या ब्लैक मनी का मतलब होता है कि मनी जो है काले कलर की होगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। ब्लैक मनी का मतलब वो सारी मनी जिस पे आपने क्या नहीं भरा है, आपने यहां टैक्स नहीं भरा है, टैक्स चुरा लिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे दोस्तों
टैक्स इवेशन। आई रिपीट, क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे? टैक्स इवेशन। तो टैक्स इवेशन की घटना बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं सरकार जो है डीमोनेटाइजेशन लाती है और ये 8 नवंबर 2016 को लाया गया। बट कौन से नोट्स पे लाया गया सर? यहां पे ये 500 के और 1000 के नोट्स पे। आगे चल के ये डीमोनेटाइजेशन फिर से बढ़ता है और ये 2000 नोट्स को भी क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो अगर हम लोग अब देखें यहां पे तो 2 रुपए के नोट से लेके हमारे पास सबसे बड़ी जो करेंसी है, डिनोमिनेशन है, वो है सिर्फ और सिर्फ क्या भाई? तो ये है यहां पे 500 रुपए। बट सर यहां पे देखा जाए तो हम लोग तो INR लिखते थे, हमारे पास तो कोई सिंबल ही नहीं हुआ करता था। तो ये सिंबल जो है वो आता है यहां पे 2010 में। इस सिंबल को बनाने वाले थे डी उदय कुमार। ठीक है भाई, यहां तक के याद रहेगा क्या? तो अब हमारे पास भी सिंबल आ गया है, तो बाकी कंट्री की करेंसी के पास भी सिंबल है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं यहां पे यूएस डॉलर, ठीक है, हम लोग यहां पे बोल देते हैं येन, ठीक है, हम लोग यहां पे बोल देते हैं सर पाउंड। और क्या बना सकते हैं भाई यहां पे? तो 1 2 3 4 हो गया और हमारे पास बचता है दोस्तों यूरो। तो अगर आप अभी सेलफोन में देखेंगे तो आपको ये 5 सिंबल मिल जाएंगे। अभी हमारा जो इंडियन नेशनल रुपी है वो भी सिंबल हो गया है। कब से भाई? तो 2010 से यहां पे सिंबलाइज्ड हो गया है। ठीक है भाई, चलिए, तो हमें यह समझ में आ गया सर कि पेपर नोट्स जो छपते हैं, जो कॉइन जो छपते हैं, किस गारंटी पे छपते हैं? तो वो गारंटी का नाम है सर यहां पे मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या नाम है दोस्तों यहां पे? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यहां तक के क्लियर है? अब यहां पे जो कॉइन छपते हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं यहां पे पंच्ड कॉइन्स। ठीक है भाई, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, अब ये पंच कॉइन छपते तो है मगर ये अलग अलग मेटल्स के बने होते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एलॉयज। क्या बोलते हैं इसमें? एलॉयज। यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? चलिए, बट इसको छापने का काम कौन करेगा सर? तो वो आरबीआई करेगी। कौन करेगी सर? यहां पे आरबीआई करेगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं भाई। तो यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काम आने वाला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां पे दोस्तों। अब हम लोग थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं दोस्तों यहां पे आरबीआई की। तो आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंडिया का फेडरल बैंक है। बट क्या सर इसका सिर्फ फेडरल बैंक नाम है? नहीं, इसके बहुत सारे नाम है। इसको कहा जाता है बैंकर्स बैंक, इसको कहा जा सकता है सुप्रीम बॉडी, इसको कहा जाता है एपेक्स बॉडी। ठीक है भाई, तो इन सारे नामों से इसको जाना जाता है। एक और नाम से हम लोग जान सकते हैं भैया इसको, सेंट्रल बैंक। ठीक है, चल, अब ये कब बना? तो ये सर आरबीआई की जो एक्ट है वो बनी यहां पे 1935 में। ठीक है, आरबीआई की वर्किंग स्टार्ट हो जाती है यहां पे 1 अप्रैल 1935 से। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है सर कि 1949 में इसका हो जाता है नेशनलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो 1949 में क्या हो जाता है? ये इसका नेशनलाइजेशन होता है। यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर इसका नेशनलाइजेशन तो हो गया, बट ये जो इसकी शेड्यूल बी होती है, क्या होती है? शेड्यूल बी। इसी शेड्यूल बी में लिखा है कि कोई भी बैंक जो है वो कैसे ओपन हो सकता है, कैसे वर्किंग कर सकता है और आप तक के कैसे सारी सर्विसेज पहुंचा सकता है। क्योंकि हमें पता है सर कि ये जो कमर्शियल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक जो है कौन से सेक्टर के पार्ट है सर? तो ये सर्विस सेक्टर के पार्ट है। ठीक है भाई, तो ये कौन से सेक्टर के पार्ट है सर? ये सर्विस सेक्टर के यहां पे पार्ट है। चलें, अब ये कमर्शियल बैंक वो बैंक होगा जो शेड्यूल बी को फॉलो करेगा। किसकी सर? तो आरबीआई की शेड्यूल बी को यहां पे फॉलो करेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, पहला चेंज जो है वो आता है यहां पे 1969 में। इस समय पे हमारे यहां 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद
1980 में यहां पे और 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन होता है। ठीक है भाई, अब टोटल मिला के यहां पे हो गए 20 नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, बट यहां पे एक बैंक जो था उसकी मर्जिंग हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे पंजाब एंड सिंध। ठीक है भाई, तो अब ये बताइए कितने बैंक बच गए यहां पे दोस्तों? तो 19 बैंक बच गए। कितने बच गए? 19 नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनिएगा, 19 नेशनलाइज्ड बैंक के साथ एक जुड़ गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्लस इसके 5 एसोसिएट्स। ठीक है भाई, और इसके बाद इसमें जुड़ जाता है एक आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से देखा जाए तो 19 प्लस 20 प्लस 5 इज 25 एंड प्लस 1 इज आईडीबीआई इज 26। तो हमारे पास 1980 में 26 नेशनलाइज्ड बैंक थे। चलिए भाई, तो यहां तक के दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या कि 26 नेशनलाइज्ड बैंक थे हमारे 1980 में। ठीक है भाई, बट सर ये बैंक तो कमर्शियल पर्पसेस के लिए काम करते हैं, बिल्कुल कमर्शियल पर्पसेस के लिए काम करते हैं यहां पे, बट क्या ये रूरल एरियाज के लिए काम नहीं करते थे? रूरल एरियाज के लिए भी यहां पे काम करते थे। तो रूरल एरियाज के लिए स्पेशली जो बैंक बनाए गए थे वो 1975 में आरआरबीज थे। अभी आरआरबीज क्या है सर? तो इसको हम लोग बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, जो कि पहले तो आरबीआई के अंडर में काम कर रहे थे, बट एनपीए इतना ज्यादा हो गया कि इसको चेंज कर दिया गया और ये काम करने लग गए 1982 से नाबार्ड के अंदर। सर ये नाबार्ड क्या है? चलिए हम बता देते हैं भाई आपको, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो था भाई नाबार्ड। ठीक है, तो यहां तक के हम लोगों ने यहां पे बैंकिंग सिस्टम की पूरी बात करी। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए ये बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ये पांचों पार्ट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले होता है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट जिसपे आरबीआई बैंकों को साल भर के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एक पर्टिकुलर रेट पे जो है वो पैसा कैसे देता है भाई? एज अ लोन देता है। ठीक है, एज अ लेंडिंग देता है। ठीक है, तो ये हो गया यहां पे बैंक रेट। ठीक है, दूसरा होता है यहां पे सीआरआर एंड एसएलआर। ठीक है, सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंकों का आरबीआई के पास हमेशा जमा रहता है एज अ सिक्योरिटी, दैट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। आई रिपीट, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कैश फॉर्म में आरबीआई के पास जमा रहता है बैंकों का, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे कैश रिजर्व रेशियो। तीसरा होता है यहां पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग यहां पे? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए जो भी पैसा अदर देन कैश बैंकों के पास जमा रहता है उसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पे इन दोनों में से किसी को भी बढ़ाओ, अगर सीआरआर को बढ़ा दो या एसएलआर को बढ़ा दो, तो यहां पे लेंडिंग जो है वो महंगी हो जाती है। क्या महंगी हो जाती है दोस्तों? लेंडिंग, मतलब लोन लेना जो है वो महंगा हो जाता है। जब लोन लेना महंगा हो जाता है तभी जाके मार्केट में लिक्विडिटी जो है, मतलब कि आपके पास जो पैसा आसानी से अवेलेबल है वो कम मिलने लगता है, और जो लोन लेगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाया जाता है। बट सीआरआर और एसएलआर को जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों यहां पे एलआरआर,
लीगल रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अगर एलआरआर बढ़ा तो समझ जाओ कि यहां पे लिक्विडिटी जो है वो क्या होने वाली है, कंट्रोल होने वाली है। ठीक है भाई। इसके बाद एक और टर्म को हम लोग समझते हैं जिसको हम लोग कहते हैं यहां पे रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। चलिए भाई, तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में क्या अंतर होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब भी बैंकों को जरूरत होती है तो आरबीआई जो है वो सपोर्ट करता है। जिस रेट पे वो सपोर्ट करता है दैट इज नोन एज रेपो रेट। आई रिपीट, आरबीआई जो है बैंकों को सपोर्ट करता है शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब 90 दिनों के लिए, उसको कहते हैं यहां पे रेपो रेट। बट यहां पे लगता है बैंकों को कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा आ गया और हम उस पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, तो वो यहां पे रख देता है किसके पास? तो वो आरबीआई के पास रख देता है। तो इसको कहा जाता है यहां पे रिवर्स रेपो रेट। इन्हें दोनों में अंतर जो है वो हमेशा होगा 1% का। ठीक है, 1% का कैसा होगा? अगर मान लेते हैं रेपो रेट जो है वो 5.75 बीपीएस, यह बीपीएस का मतलब होता है बेसिस पॉइंट्स। क्या होता है दोस्तों? बीपीएस का मतलब बेसिस पॉइंट। ठीक है ना भाई। तो ये हम लोगों ने समझा कि आरबीआई क्या है और आरबीआई किस तरीके से काम करता है, नाबार्ड क्या होता है, यह समझा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा यहां पे काम आने वाला है दोस्तों। ठीक है भाई। चलिए, तो यहां तक के हम लोगों ने आरबीआई की जो फंक्शनिंग है वो पूरी के पूरी समझ ली। तो भाई आरबीआई की फंक्शनिंग के बाद हमें बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो गई सर, बट ये बताइए सर अभी जो ये पेमेंट वेमेंट का सिस्टम चल रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए हम लोग आज यहाँ पे पेमेंट सिस्टम को भी क्लियर करते हैं। ठीक है भाई। चलिए, मुझे पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा सर? तो मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ पे एटीएम। सबसे पहली जगह कौन सी होगी दोस्तों? यहाँ पे एटीएम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। अब यहां पे क्या क्या काम कर सकते हैं सर? तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है आपका यहां पे कैश विड्रॉल। दूसरा क्या काम हो सकता है सर? यहां पे कैश डिपॉजिट। तीसरा क्या काम हो सकता है सर? यहां पे आपका मिनी स्टेटमेंट निकाला जा सकता है। अब ये सर, ये मिनी स्टेटमेंट क्या होता है? मिनी स्टेटमेंट का मतलब आपने जो भी ट्रांजैक्शन कर रखे हैं उनका जो स्टेटमेंट होता है उसको यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मिनी स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट। ठीक है। बट खास बात ये है कि ये सारे एटीएम जनरली जो है हमें लगता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, बट ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो व्हाइट लेबल एटीएम होते हैं, व्हाइट लेबल एटीएम वो एटीएम होते हैं जो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं चलाता। ठीक है भाई। तो इसको जनरली शॉपकीपर्स अपनी शॉप में रख सकते हैं। ठीक है भाई। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सर व्हाइट लेबल एटीएम्स क्या होते हैं, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं चलाते उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे व्हाइट लेबल एटीएम। यहां तक के याद रहेगा। चलिए, तो ये एटीएम तो हमें यहां पे क्लियर हो गया सर। चलिए, अब हम लोग नंबर 2 पॉइंट करते हैं भाई याद। पीओएस क्या होता है? पीओएस का मतलब होता है दोस्तों यहां पे पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है। पॉइंट ऑफ सेल से आप दो चीजें कर सकते हैं। जिस समय पे आपने सेल करा वो समय को आप यहां पे पॉइंट ऑफ सेल, मतलब कि जहां से आप स्वाइप करेंगे कार्ड वो पॉइंट ऑफ सेल कराएगा, या यहां पे इसको हम लोग पॉइंट ऑफ परचेज भी कह सकते हैं। तो यहां पे चीजें खरीदी भी जा सकती है और यहां पे चीजें बेची भी जा सकती है। ठीक है भाई। तो पीओएस यहां पे हम लोगों को क्लियर हो गया सर। चलिए, अब यहां पे जब पेमेंट हम लोग करते हैं तो दो तरीके से और पेमेंट की जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट के लिए आपके पास जो पैसा होता है वो इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक कार्ड्स होता है। क्या होता है दोस्तों? यहां पे प्लास्टिक कार्ड्स होता है। ठीक है भाई। अब ये प्लास्टिक कार्ड दो टाइप के हो जाते हैं। एक तो हो जाता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड वो कार्ड जिसमें आपके जितना अमाउंट है उतना ही आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा यूज नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड में बनती है आपके इनकम के हिसाब से आपकी लिमिट। तो आपकी जितनी लिमिट होगी उतना आप क्रेडिट कार्ड में यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों यहां पे प्लास्टिक कार्ड्स। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? यहां पे प्लास्टिक कार्ड। ठीक है। चलिए, इसके अलावा दो तरीके से और पेमेंट हम लोग डिराइव करते हैं डिजिटल पेमेंट में। पहली करते हैं एनईएफटी, दूसरा करते हैं दोस्तों यहां पे आरटीजीएस। एनईएफटी का मतलब होता है नेट इलेक्ट्रॉनिक
फंड ट्रांसफर। और आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो सर ये इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? तो 2 लाख के अंदर जो भी पेमेंट होगी वो हो जाएगी एनईएफटी में, और 2 लाख के ऊपर जो पेमेंट होगी वो क्या होगी भैया? आरटीजीएस के थ्रू होगी। यहां तक के कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए यहां तक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपके एग्जाम में बहुत सपोर्ट करने वाला है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों इसी के साथ। तो अब यहां पे हम लोग आते हैं भाई, जो पेमेंट की जाती है जनरली सेफेस्ट मोड जो है वो आज माना जाता है चेक्स को। ठीक है भाई, चेक अपने आप में एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, या हम लोग इसको यहां पे प्रॉमिसरी नोट भी कह सकते हैं। अब चेक का आपको स्ट्रक्चर पता होगा दोस्तों, ये मान लेते हैं ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपका चेक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो चेक कितने टाइप के होते हैं सर? यहां पे चेक 3 टाइप के होते हैं। पहला जो चेक होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे क्रॉस्ड चेक, या हम लोग इसको बोलते हैं यहां पे अकाउंट पेई चेक। ठीक है भाई। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे सेल्फ चेक, और जो तीसरा होता है दोस्तों यहां पे बोलते हैं उसको हम लोग यहां पे बेयरर चेक। ठीक है भाई। तो पहला जो चेक होता है उसको मैंने नाम दिया भैया अकाउंट पे। अगर आप चेक के कॉर्नर में यहां पे 2 लाइन खींच देते हैं तो इसको बोला जाता है क्रॉस्ड चेक या अकाउंट पे चेक। इसका मतलब जिस पर्टिकुलर पर्सन का इसमें नाम लिखा गया है उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में जाने के बाद ही ये पैसा जो है निकाला जा सकता है, इसके अलावा नहीं निकाला जा सकता। मतलब रेस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये सिर्फ एक पेपर है, इसके अलावा यहां पे ये कुछ भी नहीं है। ये बात याद रहेगी आप लोगों को। चलिए दूसरा होता है सेल्फ चेक। सेल्फ चेक में यहां पे अगर मान लेते हैं मैंने ये लिख दिया सेल्फ, तो अपने अकाउंट से मैं पैसा निकालना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ चेक, तो उसको कहा जाता है यहां पे सेल्फ चेक। क्या कहा जाता है यहां पे? सेल्फ चेक। ठीक है, और यहां पे याद रखो आप लोग, यहां लिखा रहता है बेयरर, या तो मैं हिंदी में लिखता हूं यहां पे धारक। ठीक है, अगर मान लेते हैं इस धारक पे या बेयरर पे मैंने चेक कर दिया, मतलब टिक कर दिया, तो जिस बंदे का यहां पे नाम लिखा गया है उस बंदे का ये चेक माना जाएगा यहां पे। ठीक है भाई। अगर चेक को हम लोग देखें यहां पे, तो चेक में यहां पे बैंक अकाउंट की, बैंक जो भी आपका बैंक होगा उसकी यहां पे डिटेल होगी, और यहां पे MICR कोड होता है। क्या होता है दोस्तों? यहां पे MICR कोड होता है। ठीक है, ये सर MICR क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है भाई। तो ये चेक की पूरी डिटेल जो है वो MICR कोड के थ्रू आती है। बट मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि चेक को आप बार बार इधर से उधर नहीं ले जाना चाहते, तो जहां ये चेक डिपॉजिट हुआ या जहां पे ये चेक का ट्रांजैक्शन हुआ वहां से दूसरे स्टेट में अगर भेजना है तो उसके लिए अब यहां पे एक सिस्टम आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं CTS। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे? CTS। इसका मतलब होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जिसमें फिजिकल चेक को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना होता। जहां पे ये डिपॉजिट किया उसकी स्कैन कॉपी जो है वो यहां पे आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ये सारा डेटा जो है ये चेक का है दोस्तों, ये हमें याद रखना है। यहां पे डेट लिखी जाती है, ठीक है, और यहां पे आपके यहां पे सिग्नेचर हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे आप अपना अमाउंट लिख दीजिएगा, आपको जो भी यहां पे लिखना है। तो ये चेक की इंफॉर्मेशन जो है आपको यहां पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये चेक वेक का काम कहां होता है सर? तो ये चेक वेक का सारा काम जो होता है वो मुंबई में होता है। सर ये मुंबई में क्यों होता है? क्योंकि मुंबई जो है वो इंडिया की
फाइनेंशियल कैपिटल है। क्या है दोस्तों यहां पे? इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। ठीक है भाई, यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं क्या यहां पे? चले तो चेक जो है हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं सर, अब हम लोग यहां पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो अब यहां पे चेक की कहानी पूरी जो है हम लोग को क्लियर हो गई। पीओएस क्या होता है हम लोगों को ये क्लियर हो गया सर। एटीएम कैसे काम करते हैं ये हमें यहां पे क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम लोगों ने बात करी थी जैसे कि यहां पे इतनी सारी चीजों का जो सर्वे होगा वो कौन करेगा? तो वो करेगा सर यहां पे एनएसएसओ। ठीक है, एनएसएसओ के साथ मिलेगा कौन? सीएसओ। ठीक है, और इन दोनों को मिला के बनाया गया है अब यहां पे एनएसओ। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, चलो इसको यहां पे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये जो अलग अलग काम करते थे अब ये मर्ज करके एक ही जगह पे क्या कर रहे हैं दोस्तों? यहां पे काम कर रहे हैं। तो यहां तक के हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा का पूरा चैप्टर जो मेरे वर्ड्स में मैंने आपको समझाया ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये पूरा चैप्टर जो है कुछ मनी और क्रेडिट से पूरा का पूरा यहां पे रिलेटेड है। बट क्रेडिट कैसे मिलेगा सर मार्केट में? तो उसके लिए बेटा कोई ना कोई आपको कोलैटरल सिक्योरिटी तो यहां पे रखनी पड़ेगी। ठीक है, बट यहां पे कोलैटरल सिक्योरिटी तो दे देता है बैंक, मगर क्या नॉर्म्स फुलफिल करवाता है बैंक? तो सबसे पहले बोलता है भाई कि आपकी केवाईसी फुलफिल है कि नहीं है सर यहां पे। तो केवाईसी का मतलब होता है यहां पे नो योर कस्टमर। ठीक है भाई, क्योंकि ये सारा जो मार्केट है ये ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहा है। किस वे में कर रहा है सर? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कर रहा है, इसीलिए इसको सारे नॉर्म्स फुलफिल यहां पे करने पड़ेंगे। सर ये जो लोग पैसा नहीं दे पा रहे और बैंकों का जो पैसा डूब जा रहा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों यहां पे एनपीए। इसको बोलते हैं हम लोग यहां पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है भाई, यहां तक के क्लियर है? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, मान लेते हैं किसी पर्सन ने लोन के लिए अप्लाई करा और उसने रख दी यहां पे कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, कोलैटरल सिक्योरिटी रख दी उसने, मान लेते हैं बेटा यहां पे 10 लाख रुपए की, मतलब उसने मकान की जो रजिस्ट्री है वो यहां पे रख दी। ठीक है, बट बैंक फिर भी उसको 10 लाख रुपए नहीं देगा लोन, उसके बदले में लोन देगा उसको मान लेते हैं 9,20,000 रुपए। तो ये जो 9,20,000 रुपए इस कोलैटरल सिक्योरिटी पे मिलती है उसको कहा जाता है यहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि कौन लोन के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका जो है उसको आज हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे सिबिल स्कोर। ठीक है भाई, चलिए ये क्या होता है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। जिस भी पर्सन का 750 पॉइंट स्कोर प्लस होता है वो जनरली लोन के लिए क्या हो जाता है दोस्तों यहां पे एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सर बैंकिंग टर्मिनोलॉजी जो है वो पूरी क्लियर हो चुकी है। मनी से रिलेटेड जितना भी हमसे पूछा जाएगा वो आज हमारे पास सारा का सारा डेटा जो है वो आ चुका है। यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या दोस्तों? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर में एंट्री करते हैं दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग होती है
मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी जो है पावर रखता है किसी चीज को खरीदने की, इसीलिए उसको मनी कहा जाता है। तो वो कोई भी चीज जो खरीदने की ताकत रखता है उसको हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, यहां पे मनी मानते हैं, ठीक है। एंड इंटरमीडियरी इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, इंटरमीडियरी इंस्ट्रूमेंट है। किसके बीच में इंटरमीडियरी इंस्ट्रूमेंट है सर, तो यहां पे दो पार्टी आ रही है। कौन कौन दो पार्टी होगी भैया, एक तो यहां पे खरीदने वाला और एक यहां पे बेचने वाला, ठीक है ना। तो ये दो पार्टी के बीच में क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, मतलब सुविधा देता है ताकि इंसान क्या कर सके, चीजों को खरीद सके और एक जो दूसरा बंदा है वो क्या कर सके, इसको बेच सके। तो ये क्या करेंगे दोस्तों, तो ये आपस में करेंगे यहां पे ट्रेड। और व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड, तो ये होता है सर यहां पे एक्सचेंज ऑफ गुड्स and services is known as trade. I repeat, exchange of goods and services is known as trade. But ये trade पुराने जमाने में कैसा होता था, तो ये कहते हैं in the olden days both parties agreed to sell and buy each other goods. This is known as barter system. एक ऐसा सिस्टम जहां पे जो बेचना चाहता है दूसरा वो खरीदना भी चाहता है और वो अपने पास का प्रोडक्ट भी बेचना चाहता है, तो इस सिस्टम को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। इसको मैंने कहा था G2G, मतलब गुड्स फॉर गुड्स, या तो बोल सकते हैं यहां पे कमोडिटी फॉर कमोडिटी, मतलब यहां पे मनी का कोई भी किसी भी तरीके का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, बट इसके ड्रॉबैक के कारण ही कहीं ना कहीं मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो मनी अपने आप में क्या है सर, तो मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दो लोगों के बीच में एक्सचेंज जो है वो फैसिलिटेट करता है, जिसमें एक पर्सन जो है वो बायर होगा और दूसरा पर्सन जो है सेलर होगा। जब यहां पे गुड्स फॉर गुड्स या कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज होता था तो इसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम। क्या कहा जाता था दोस्तों, बार्टर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। मगर बार्टर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था सर, कि जो मेरी जरूरत है वो सामने वाले की जरूरत है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको और आप पढ़ रहे, तो हम दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं जो है स्टडीज से रिलेटेड है, वैसे ही एक दूसरे से गुड्स के कंटेंट में अगर हम लोग जुड़े हुए हैं तो इसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम। और तो दोनों की जरूरत है, इसको कहा जाता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ओके, इज एन इंपॉर्टेंट फीचर बिकॉज द गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ करेंसी। उस समय पे किसी भी तरीके की कोई भी करेंसी इस्तेमाल नहीं की जाती थी, इसीलिए बार्टर सिस्टम जो है वो बहुत शानदार तरीके से काम कर पाता है। बट क्या होता है, आगे चल के यहां पे कॉइन सिस्टम आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक कॉइन्स। मेटेलिक कॉइन किन किन मेटल्स के यूज होते थे सर, तो गोल्ड के, सिल्वर के और कॉपर के यूज होते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बार्टर सिस्टम के बाद आ जाते हैं यहां पे कहीं ना कहीं पंच्ड मार्क कॉइन्स। क्या आ जाते हैं दोस्तों यहां पे, पंच्ड मार्क कॉइन्स। ओके, इन मॉडर्न इकोनॉमीज मनी फंक्शन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज हमारी जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें मेनली जो फंक्शन है वो क्या है भैया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मनी है। क्या है भाई, मनी। A person holding money can exchange it for any desired goods or services in the market। क्यों, क्योंकि मनी में है परचेजिंग पावर, और जितना आपके पास डिनोमिनेशन होगा, जितनी आपके पास करेंसी होगी, जितना आपके पास पैसा होगा, उतनी चीजों को आज आप खरीद सकते हैं यहां पे। बट पहले पैसा क्या है, ये मेटल्स के फॉर्म में लेके चलना पड़ता था, तो बहुत ज्यादा भारी हो जाता था, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह ये पैसे को ज्यादा लाना ले जाना नहीं किया जाता था। बट आज के समय ये बहुत आसान हो गया है। क्यों, क्योंकि आज हमारे पास आ चुका है डिजिटल पेमेंट सिस्टम। क्या आ गया है दोस्तों यहां पे, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। अब ये कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, आप फोन के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपके पास पेमेंट करने के लाखों लाखों तरीके आज हमारे पास आ चुके हैं। तो इससे हमारा फायदा हुआ है कि इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है वो 100% आज हमारे पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्री मिलके एक दूसरे के सपोर्ट में ट्रेड कर पा रही है, एक्सचेंज कर पा रही है। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी की अगर हम लोग बात करें, यहां पे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आर करेंसीज एंड कॉइन्स व्हिच आर ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। अब गवर्नमेंट की एक ऐसी बॉडी जो फाइनेंशियल वर्क पूरा देखती है, जिसको कहते हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल बॉडी जो सारा लेन देन देखती है, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहां पे आरबीआई जो है वो करेंसी नोट्स को इशू करती है, और यहां पे
जो कॉइन्स है उनको भी इशू करने का काम जो है वो कौन करता है भाई, यहां पे जो आरबीआई है वो। बट याद रखिएगा कि ये नोट्स को इशू करने का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो है वो क्या कर सकती है, कॉइन्स को यहां पे इशू कर सकती है। द लॉ लीगलाइजेस द यूज ऑफ करेंसी नोट्स एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। इन लोगों ने कहा कि लॉ बताता है कि आप इस करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितना भी हमारा डेमोग्राफिक एरिया है, जितना भी हमारे डेमोक्रेटिक एरिया है, या हम लोग बोल सकते हैं डोमेस्टिक एरिया है, उसमें जो इंडियन नेशनल करेंसी है उसको हम लोग यहां पे यूज कर सकते हैं। इंडियन नेशनल रुपी को यूज किया जा सकता है और कोई भी पर्सन इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, ठीक है भाई। अ मीडियम ऑफ पेमेंट विच एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट इन ऑल ट्रांजैक्शन इन इंडिया। जिस भी तरीके से आप ट्रांजैक्शन करेंगे सामने वाला इसको लेने से मना नहीं कर सकता। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि बैंकों का क्या रोल होता है मनी से रिलेटेड। तो सबसे पहला बैंक का जो काम होता है वो याद रखिएगा, कोई भी कमर्शियल बैंक का जो सबसे बेसिक वर्क होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग लोन्स, मतलब पैसा ले लेना और इसके बदले में क्या करना भाई, तो लोन दे देना, ठीक है भाई। चलिए अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में जो आपके काम आने वाला है, ठीक है भाई। चलिए फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, ठीक है भाई, और ये हो गया बैंक, और ये हो गया भैया मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने पैसा जमा करा, मान लेते हैं 20,000। कितना जमा करा दोस्तों, 20,000, ठीक है। 20,000 पे इन लोगों ने कहा मिस्टर एक्स के पास जो अकाउंट था वो सेविंग अकाउंट था, ठीक है भाई। अब यहां पे अकाउंट भी थोड़ा समझ लेते हैं। पहला जो अकाउंट होता है उसको सेविंग अकाउंट कहते हैं, दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे करेंट अकाउंट, और जो तीसरा है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे फिक्स्ड टर्म अकाउंट, या हम लोग इसको बोलते हैं यहां पे टर्म डिपॉजिट, ठीक है। और इजी लैंग्वेज में आप इसको एफडीज के नाम से जानते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है ना। सेविंग अकाउंट वो अकाउंट जो जनरली सैलरीड पीपल ओपन करते हैं। करंट अकाउंट वो अकाउंट जो जनरली बिजनेस क्लास इसको ओपन करता है। क्यों? क्योंकि इनके डे टू डे ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, बैंक चार्जेस ज्यादा ना लग जाए, इसलिए ये करंट अकाउंट खोलते हैं। सेविंग अकाउंट वाले के बैंक चार्जेस ज्यादा लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो पैसा बहुत कम समय के लिए लगता है। फिक्स डिपॉजिट को हम लोग टर्म डिपॉजिट कह सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक टाइम के लिए यहां पे पैसा रखता है, उसके बदले में इसको यहां पे इंटरेस्ट मिलता है। जैसे 1 साल, 3 साल, 7 साल, 9 साल, इतने लंबे लंबे समय के लिए ये पैसा यहां पे रखते हैं, ठीक है भाई। चलिए तो मिस्टर एक्स ने 20,000 जमा करे और बैंक ये कहता है कि हम आपको इस पे 7% पर एनम का क्या देंगे भैया, इंटरेस्ट देंगे। तो मिस्टर एक्स को लगा ये बहुत अच्छी बात है भाई, तो ये पैसा उठ के किसके पास चला गया दोस्तों, तो ये पैसा उठ के चला गया बैंक के पास, ठीक है। कोई भी XYZ जो भी बैंक है उसके पास, ठीक है। मिस्टर वाई को यहां पे जरूरत पड़ी, ठीक है। अब यहां पे जब मिस्टर एक्स ने पैसा जमा करा तो यहां पे इसको जो 7% मिलने वाला है इसको कहते हैं हम लोग यहां पे बोरोइंग रेट। क्या बोलते हैं दोस्तों यहां पे, बोरोइंग रेट। बैंक के पास पैसा पहुंच गया, बैंक ने बोला मिस्टर भाई आपको लोन चाहिए, उन्होंने कहा हां सर हमें लोन तो चाहिए, ठीक है। अब यहां पे इसको कहा कि लोन तो मिलेगा मगर एट द रेट ऑफ 9% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। क्या मिलेगा, 9% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए अब यहां पे ये 9% का ब्याज देगा, ठीक है, 9% का इंटरेस्ट देगा, किस पे, यही 20,000 पे। तो अब देखा जाए एक्चुअली में तो इसको टोटल पैसा कितना देना है भाई यहां पे, तो ये लगभग मान लेते हैं 1800। तो बैंक को कितना दिया इसने, 21,800, ठीक है भाई। अब ध्यान समझिए, तो ये जो 7% है और ये जो 9% है उसमें बीच में जो डिफरेंस आया वो कितने का आया दोस्तों, 2% का। तो ये 2% जो है ये बैंक की इनकम है। आई रिपीट, 2% जो है वो बैंक की इनकम है, जिसको कहा जाता है स्प्रेड। क्या कहा जाता है दोस्तों यहां पे, स्प्रेड। ये बात मेरी एग्जाम तक के याद रखिएगा। क्योंकि ये पैसा लेंड किया गया है तो ये 9% पर एनम जो है इसको हम लोग कहेंगे लेंडिंग रेट। आई रिपीट, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों यहां पे, लेंडिंग रेट। सो द डिफरेंस बिटवीन द लेंडिंग रेट एंड द बोरोइंग रेट इज नोन एज स्प्रेड।
तो बैंकों के पास किस तरीके से पैसा आता है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग को यहां पे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पैसा जमा करते हैं 3 अकाउंट में, सेविंग अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, या तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकता है। इन तीनों में पैसा जमा करा जा सकता है, इन तीनों में आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में जो है जनरली 4% पर एनम के हिसाब से आपको मिल सकता है, बट आपका लॉक इन पीरियड कितना है, कितना आप मिनिमम बैलेंस रखते हैं, उसके हिसाब से आपको यहां पे इंटरेस्ट मिल पाएगा। होप सो ये आपको पूरी बैंकिंग जो टर्मिनोलॉजी है, बैंकिंग जो सिस्टम है, वो यहां पे अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो काम है बैंकों का है, उसको बोलते हैं हम लोग यहां पे कैश डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? कैश डिपॉजिट। ये जमा किया और लोगों को उसने यहां पे लोन दे दिया। सम पीपल में होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विद बैंक एज डिपॉजिट आफ्टर मीटिंग द डे टू डे एक्सपेंसेस। घर के जो खर्चे हैं उसको निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो यहां पे कहां रख देते हैं भाई? बैंक में रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक अपने आप में कमर्शियल बॉडी है। क्या है भैया? कमर्शियल बॉडी। तो वो इस पैसे को मार्केट में क्या करेगा? रोटेट करेगा, खुद भी कमाएगा और सामने वाले को भी पैसा देगा। ओके, द बैंकर एक्सेप्ट द पर्सन्स डिपॉजिट एंड पे एन अमाउंट टू द ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। तो उसको क्या करेगा? इंटरेस्ट पेमेंट यहां पे करेगा। किसको भाई? जिसने यहां पे पैसा दिया आपको। कौन से रेट पे दिया? बोरोइंग रेट पे। आपको देना है कौन सा? लेंडिंग रेट। ओके, एन अमाउंट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉल ऑन डिमांड एंड दीज डिपॉजिट आर कॉल्ड एज द डिमांड डिपॉजिट। आपने जो पैसा जमा करा बैंकों में अपने खाते में, जब उस पैसे की आवश्यकता रहेगी, जब उस पैसे की आपको जरूरत होगी, तब आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। आई रिपीट, जो पैसा आपके अकाउंट में आपने जमा करा है, भले ही वो सेविंग हो, करंट हो या फिक्स्ड हो, उस टेन्योर के बाद आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो ऐसा पैसा जो है क्या कहलाता है दोस्तों? यहां पे कहलाता है डिमांड डिपॉजिट। क्या कहलाता है दोस्तों? यहां पे डिमांड डिपॉजिट। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक के सर बैंकिंग समझ में आ गया, हमें कैश डिपॉजिट क्या होता है समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग दूसरी बात करते हैं। सबसे सेफेस्ट मोड है पेमेंट का, जिसको हम लोग कहते हैं यहां पे चेक। और सर आपने हमें बताया कि चेक जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला अकाउंट पे या क्रॉस चेक होता है, दूसरा सेल्फ चेक होता है, और तीसरा जो है वो बेयरर चेक होता है। ठीक है, चेक अपने आप में देखा जाए तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी है और प्रॉमिसरी नोट की तरह भी काम करता है। ठीक है भाई, चलिए अ बैंक अकाउंट होल्डर कैन मेक पेमेंट थ्रू अ चेक। जो बैंक अकाउंट होल्डर है वो क्या कर सकता है? पेमेंट कर सकता है। किसके थ्रू कर सकता है वो? सर चेक के थ्रू कर सकता है। आ स्पेसिफिक अमाउंट इंस्टेड ऑफ कैश। अगर मान लेते हैं वो कैश में पेमेंट नहीं करना चाहता, तो वो यहां पे चेक का इस्तेमाल कर सकता है। अ चेक इज अ पेपर विद द इंस्ट्रक्शन टू द बैंकर टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट। ये चेक एक तरीके से देखा जाए तो इंस्ट्रक्शन पेपर है कि मैं अपने अकाउंट से इतना पैसा सामने वाले व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो ये बहुत सेफेस्ट मोड हो गया पेमेंट का। इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। जिसके नाम पे ये चेक दिया गया है, उस पर्सन के अकाउंट में जाके ये पैसा जो है उसके यूज के लिए काम करेगा भाई। मतलब उसके यूज के लिए जो भी पैसा आप दे रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, वो सब किसके थ्रू दे सकते हैं दोस्तों? यहां पे चेक्स के थ्रू यहां पे दे सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा सिस्टम समझ ले भाई कैसे होता है यहां पे। तो डिपॉजिटर क्या कर सकता है? डिपॉजिट मनी कर सकता है, रिसीव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हो सकता है, और विड्रॉल मनी कर सकता है। यहां पे बोरोवर क्या कर सकता है भाई? इसके बदले में लोन ले सकता है और रीपे कर सकता है लोन को विद इंटरेस्ट। यहां तक के याद रहेगा। बट मान लेते हैं कि ये बोरोवर ने पैसा तो लिया मगर ये समय पे नहीं चुका पाया, तो बैंक का पैसा तो डूब गया। जब बैंक का पैसा डूब जाएगा तो उसको कहेंगे दोस्तों यहां पे एनपीए, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट धीरे धीरे करके बैंकों की जब बढ़ने लग गई, तो बैंकों ने बोला कि हमें कहीं ना कहीं रूल्स को जो है वो स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, स्ट्रांग करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे एनपीए जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जाएंगे। तो इससे भी बैंक कहीं ना कहीं क्या होता है भाई? अलर्ट हो जाता है कि हमारे साथ जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं या जिसी भी तरीके से लोग फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, उनको कैसे यहां पे ट्रैक किया जाए या रोका जाए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बैंक लोन की हम लोग बात करते हैं। यहां पे द बैंक मेंटेन्स ओनली अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ डिपॉजिट एज कैश। अगर यहां पे बैंक की हम लोग बात करें कि एक पर्टिकुलर जो कैश में वो अपने पास पैसा रखता है, वो देखिए यहां पे एसएलआर फॉर्म में रख सकता है। किस फॉर्म में रख सकता है भैया? वो एसएलआर फॉर्म में। ठीक है, डे टू डे कैश के लिए वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के फॉर्म में इसको रख सकता है। ठीक है भाई,
विथ देम एंड मोस्ट डिपॉजिट आर यूज फॉर द एक्सटेंड लोन। आधा अपने पास रखता है और बाकी पैसा मार्केट में रोटेट करता रहता है एज अ लोन। पीपल में रिक्वायर लोन फॉर देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पैसा क्यों चाहिए? ताकि वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पर्टिकुलरली स्लोली चला सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लमसम पेमेंट उनके पास नहीं है, बट वो क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे करके पैसा दे सकते हैं। तो वो धीरे धीरे करके जो पैसा देते हैं उनको कहते हैं भैया हम लोग यहां पे ईएमआई। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है भाई, चलिए। तो आप ईएमआई जो है पर मंथ बेसिस पे धीरे धीरे करते विथ इंटरेस्ट जो है दे सकते हैं। तो ईएमआई में क्या होगा दोस्तों, यहां पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। दस बैंक मेक यूज ऑफ दिस डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, बट अगर बैंकों को लगता है कि लोग फिजूल खर्ची ज्यादा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वैकेंसी ज्यादा कर रहे हैं, तो बैंक उठा के क्या करता है, सीआरआर और एसएलआर दोनों के ही रेट को बढ़ा देता है। जैसे ही ये रेट बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली लोन महंगा हो जाता है, तो लोग यहां पे लोन लेना धीरे धीरे करके कम कर देते हैं। ठीक है भाई, यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्ज अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन देन द इंटरेस्ट दे पे ऑन डिपॉजिट। तो मैंने आपसे कहा कि इसके बीच का जो डिफरेंस है लेंडिंग रेट और बोरोइंग रेट का, उसको कहा जाता है यहां पे स्प्रेड। क्या कहा जाता है दोस्तों? यहां पे स्प्रेड। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इट रिसीव्ड एंड द पेड इज देयर ओन सोर्स ऑफ इनकम, जिसको मैंने कहा दोस्तों यहां पे स्प्रेड। सो द डिफरेंस बिटवीन द लेंडिंग रेट एंड द बोरोइंग रेट इज नोन एज स्प्रेड। ये हर बैंकों का अलग अलग होगा, ये बात मेरी याद रखना है। केवाईसी नॉर्म्स, सिबिल स्कोर, सारी चीजें आपकी देखी जाएगी, तभी जाके आपको क्या मिलेगा यहां पे दोस्तों, लोन जो है वो मिल पाएगा। तो वो लोन जो मिलेगा वो मिलेगा हमेशा लेंडिंग रेट पे। किस पे मिलेगा दोस्तों? यहां पे लेंडिंग रेट पे। बैंक लोन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर हो चुका है सर। अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। आगे क्या बताने वाले हैं ये लोग? ठीक है, तो आगे बताने वाले हैं कि क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से आपको यहां पे पैसा मिलने वाला है। ठीक है भाई, अब सबके पास अगर पैसा होता तो बैंकों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो कैश में ही पूरा का पूरा काम कर लेते। बट लमसम पेमेंट ना होने के कारण ही यहां बहुत ज्यादा समय पे क्रेडिट की जरूरत पड़ती है। क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ यहां पे डोमेस्टिक या रेसिडेंट के लिए नहीं होती है, ये अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल सभी के लिए क्रेडिट की आवश्यकता कभी ना कभी पड़ती है। ठीक है, तो अगर जो घर बनाना चाहता है, उसको अपना घर बनाना है, घर में रहना है, वो सब कुछ अपनी जगह पे, मगर उसको पैसा लमसम चाहिए, क्योंकि घर बनेगा तभी जाके वो क्या कर सकता है, आगे चल के वो उस पैसे को पे कर सकता है। तो ये सारी चीजों के लिए हमें जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है यहाँ पे क्रेडिट। सबसे ज्यादा क्रेडिट की जो आवश्यकता होती है, जो जरूरत होती है, वो होती है एग्रीकल्चरल फील्ड में। क्यों होती है सर? इसको हम लोग कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। भाई जब हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में मान लेते हैं हमारे पास 3 तरीके के सीजन सामने आते हैं सर। पहला जो सीजन हो गया सर, खरीफ हो गया। ठीक है सर, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप लगाना कब है सर? तो वो जून जुलाई में लगाना है, और उसकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो कब होगी सर? तो ये लगभग अक्टूबर तक की होगी। ठीक है भाई, बट अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। बट खरीफ क्रॉप लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी सॉइल को क्या करना पड़ेगा, फिट बनाना पड़ेगा, ताकि यहां पे सोइंग कर सके आप काय की क्रॉप्स की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं आपको लोन लेना पड़ेगा, जो आपको मिल रहा है आजकल केसीसी से। केसीसी का मतलब होता है दोस्तों यहां पे किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है भाई, अब ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है, आपके पास जो भी लैंड एरिया है उसके अकॉर्डिंग पर हेक्टेयर या पर एकड़ के हिसाब से आपको क्या दिया जाता है, यहाँ पे लोन दिया जाता है। तो खरीफ की क्रॉप हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई, सामान वामान आ गया, सब कुछ और बेच दिया आपने, और इसके बाद फिर ये अगर पेड कर दोगे तो फिर आपको राबी सीजन के लिए मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से देखा जाए तो जो फार्मर्स होते हैं उनको यहाँ पे प्रीपे सिस्टम पे पैसा चाहिए रहता है। प्रीपे नहीं हुआ तो वो यहाँ पे खेती नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास भी यही दिक्कत है। अगर मान लेते किसी को ये घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए लमसम पैसा चाहिए। मान लेते हैं उसको 10 लाख रुपए चाहिए, मगर उसकी जो सैलरी है वो साल भर में मान लेते 2 लाख ही रुपए आता है। ओके, अब ये 2 लाख रुपए में घर तो नहीं बनेगा, 10 लाख रुपए चाहिए उसको। तो ये 2 लाख वो में अगर मान लेते हैं कुछ खर्चा तो करेगा ही। अब खर्चा करेगा तो मान लेते हैं उसने 1,20,000 खर्चा कर दिया।
तो साल भर की सेविंग कितनी बची? 80,000 बची। अभी 80,000 में वो सेविंग बची है, मगर वो 10 लाख रुपए चाहिए, तो कैसे आएंगे? तो एक काम करते हैं, ये 10 लाख को डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। चलिए, तो 8,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से ये बहुत आसानी से ये पैसे को चुका सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहां पे ईएमआईज। ईएमआईज स्टैंड्स फॉर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इस तरीके से क्रेडिट की जरूरत जो है वो आज हर किसी को है। अगर एग्रीकल्चर की फील्ड की बात करें तो वहां ज्यादा जरूरत है, और यहां बात करें तो यहां पे जरूरत जो है वो थोड़ी सी कम है। चलिए समझते हैं। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी। यहां पे लेंडर और बोरोवर के बीच का एक रिलेशन है, जिसमें पैसा देने वाला हो सकता है वो बैंक हो, या एनबीएफसी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हो सकती है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब कमर्शियल बैंक भी हो सकता है। तो बोरोवर और लेंडर के बीच में ये एक एग्रीमेंट है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। आज जो गुड्स एंड सर्विसेज में ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसकी पेमेंट जो है वो फ्यूचर में होने वाली है। इसी को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। तो अल्टीमेटली समझ में आ गया कि भाई हमारे पास जो क्रेडिट सिस्टम है, इसका सीधा सीधा मतलब जो होता है वो होता है सर यहाँ फ्यूचर पेमेंट से। कैसे होता है दोस्तों? यहाँ पे फ्यूचर पेमेंट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली फार्मर्स टेक क्रॉप लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट। ठीक है, तो यहां पे वो जब लेंगे तब वो रहेगा सोइंग का टाइम, और जब वो पे करेंगे तो ये रहेगा उनके हार्वेस्टिंग का टाइम। ठीक है, मे बी ये 3 मंथ्स हो सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए यहां तक के कहानी क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द इनकम फ्रॉम द हार्वेस्ट इज नॉट सफिशिएंट टू पे, अगर ऐसा हो जाए कि इनकम जो है वो यहां पे सफिशिएंट नहीं हो पाए कि वो पे कर पाए पैसा, देन अ पार्ट ऑफ लैंड इज सोल्ड टू रीपे द क्रेडिट। बट यहां पे क्या हो जाता है, लोन अगर नहीं दोगे, खरीफ का लोन अगर आप नहीं दोगे तो आपको राबी का नहीं मिलेगा। तो राबी का लोन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ जमीन बेचनी पड़ेगी। इस जमीन को बेचने के कारण वो धीरे 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 करके इस डेब्ट ट्रैप में फंसने लग जाता है, और धीरे धीरे करके उसकी जमीनें जो है बिकना शुरू हो जाती है। तो सर व्हाट इज द इमीडिएट रीजन? ये इसका इमीडिएट रीजन क्या है? तो इमीडिएट रीजन जो है बस एक ही है दोस्तों, हमारे यहां जो खेती होती है वो मॉनसून बेस्ड होती है। ठीक है, और एग्रीकल्चर अपने आप में जो है सबसे रिस्की बिजनेस है। ठीक है भाई, यहां तक के क्लियर हो गया क्या? तो मॉनसून के आने के बाद ही हम लोग यहां पे खरीफ क्रॉपिंग कर सकते हैं। खरीफ सीजन में सारी चीजें सोइंग की जा सकती है, हार्वेस्टिंग की जा सकती है। बट मॉनसून आया तो यहां पे खेती अच्छी होगी, अगर नहीं आया तो अच्छी नहीं होगी। तो इस तरीके से जो फार्मर्स होते हैं, जो यहाँ पे कल्टिवेटर्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, वो किसी तरीके से ड्रेप ट्रैप में आ गए तो वो फिर वहां से बाहर नहीं निकल पाते। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई होगी कि क्रेडिट जो है वो किस तरीके से काम करता है और क्रेडिट से हमें फायदा क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, कितने समय के लिए आपको लोन चाहिए, ये आपको बताना होगा। क्यों? क्योंकि जो आप लोन ले रहे हैं वो तो हो गया प्रिंसिपल, बट उस पैसे का क्योंकि इस्तेमाल कर रहे हैं आप, इसीलिए आपको उसके बदले में देना पड़ेगा इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए समझते हैं। The loan agreement specifies that the borrower needs to pay interest to the lender along with the principal amount। अब यहां पे ये बोल रहा है कि जो मैंने पैसा लिया है, ठीक है, चलिए ये समझ लेते हैं। ये लोन अमाउंट आपने लिया, तो ये जो लोन अमाउंट है फॉर एग्जांपल ये 5 लाख रुपीस का है। अब 5 लाख रुपीस को आप एट द रेट ऑफ 10% पर एनम के हिसाब से लेते हैं, और आप टर्म बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए टर्म बना लेते हैं, मान लेते हैं 10 इयर्स का। ठीक है, ओके। चलिए, तो 10% पर एनम के हिसाब से 10 सालों तक के आपको इंटरेस्ट देना है। तो अगर मान लेते हैं 10 सालों तक का इंटरेस्ट देना है, तो 1 साल का जो इंटरेस्ट हो गया वो हो गया आपका 50,000 रुपए। 50,000 इंटू 10 अगर मैं करता हूं तो ये हो गया 5 लाख रुपए। ठीक है भाई, यहां तक है क्लियर है?
तो यहां पे जो बोरोवर है, बोरोवर ने अगर मान लेते 5 लाख लिया और 5 लाख इंटरेस्ट देना पड़ा, तो उसको इसके बदले में 10 सालों बाद तो 10 लाख रुपए चुकाने पड़े इसमें। बट बैंक थोड़ा कंपाउंडेड एनुअली सिस्टम पे काम करता है, तो इसमें सबसे पहले लिया जाता है आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद लिया जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब इसमें रेशियो बना लेते हैं, जैसे आपको यहां पे देना है 5 लाख रुपए और प्रिंसिपल भी देना है आपको 5 लाख रुपए, तो बैंक क्या करेगी, पहले 80% आपका इंटरेस्ट लेगी और 20% जो है वो आपका प्रिंसिपल लेगी, ठीक है। मतलब पहली बार जो पैसा लिया जाएगा तो 80% आपसे लिया जाएगा हर साल, हर साल मतलब मान लेते हैं कोशिश करेंगे वो कि 4 लाख रुपए तो इनके पास पहले जल्दी आ जाए और थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल अमाउंट बचे, तो आखिरी में क्या होगा, आपका प्रिंसिपल बच जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक के पास आ चुका होगा। तो ये कंपाउंडेड एनुअली सिस्टम में क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को पहले पे करवाते हैं आपसे और जो प्रिंसिपल है वो बाद में लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या? चलो आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे तो यहां पे यही बोलता है, एंड द लेंडर में डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट द लोन, बट यहां पे जो भी आपको लोन देगा उसके बदले में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहां पे कोलेटरल सिक्योरिटी। आई रिपीट, कोलेटरल सिक्योरिटी, गिरवी रखने वाली चीज जिसके बदले में आपको लोन दिया जाएगा। वो रजिस्ट्री के पेपर होते हैं, वो या तो आपकी सर्विस बुक हो सकती है, ये किसी भी तरीके से आपसे क्या रखेंगे, कुछ ना कुछ गिरवी रखवा लेंगे, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं कोलेटरल क्या होता है। तो कोलेटरल इज एन एसेट्स विच द बोरोवर ओन्स, तो कोलेटरल वो एक तरीके की एसेट्स जिसमें बोरोवर के पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि यहां पे बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया इसलिए कहना है क्योंकि अगर आपके पास कुछ है नहीं तो यहां पे लोन आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहां पे आपको क्या रिस्क पे रखना पड़ेगा, तो अपनी लैंड रखनी पड़ेगी, लाइव स्टॉक रखना पड़ेगा, कुछ एनिमल्स या ऐसा कुछ है तो वो रखने पड़ेंगे, बैंक डिपॉजिट अगर आपके पास कुछ है तो उसके अगेंस्ट में आपको यहां पे लोन मिल सकता है। एंड यूजेस एज अ गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड, जब तक के आप उसको रीपे नहीं कर देते हैं तब तक कि ये सारा का सारा सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। तो कोलेटरल एक तरीके की सिक्योरिटी हो गई जो कि आपको लोन के बदले में देना होती है, ठीक है। Thus the term of credit comprise interest rate, collateral, documentation and mode of repayment। आपको बताना पड़ेगा मोड ऑफ रीपेमेंट क्या रहेगी, ईएमआई में कितनी ईएमआई में देना पसंद करते हैं आप, क्या डाउन पेमेंट करना पसंद करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट का पार्ट होती है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स की बात करते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, तो ग्रुप ऑफ पीपल जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पैसा देने का काम करते हैं उसको हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए समझते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर द अदर मेजर सोर्स ऑफ चीप क्रेडिट इन द रूरल एरियाज, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है बहुत अच्छा सोर्स है अब रूरल एरियाज में क्रेडिट का, ठीक है भाई। चलिए, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम फार्मर्स एंड यूजेस इट एज अ कोलेटरल फॉर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम द बैंक। बट यहां पे क्या करते हैं, ये फार्मर से क्या ले लेते हैं भाई, कोलेटरल ले लेते हैं और बैंकों से ये क्या करते हैं, फिर पैसा आपको दिलवाते हैं। फर्दर दीज फंड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन टू द मेंबर्स, मगर यहां पे वो लोन उन्हीं को दिलवाया जाता है जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज के क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, ठीक है भाई। मतलब कि कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में मेंबर्स को लोन दिलवाना ही कहीं ना कहीं कहलाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में किस किस टाइप से क्रेडिट आज आपके पास अवेलेबल है, किस तरीके से आपके काम जो है वो दोस्तों आसान हो सकते हैं, ठीक है भाई। टाइप्स ऑफ लोन क्रेडिट कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है भाई। हमें यह पता है कि वो सारा सिस्टमाइज्ड वे में चलने वाला सेक्टर जो है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर, बट जहां पे सिस्टमाइज्ड वे ना हो उसको हम लोग बोल देंगे यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर। चलिए, लोन प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड कोऑपरेटिव्स आर फॉर्मल सेक्टर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड है, कहीं ना कहीं ये आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, इसीलिए इसको कहा गया फॉर्मल सेक्टर। चलिए, द फंक्शंस ऑफ फॉर्मल सेक्टर लोन्स आर सुपरवाइज बाय द आरबीआई। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं वो सारी गाइडलाइंस जो है वो कौन देगा आपको, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या क्या गाइडलाइन देगा भाई, सबसे पहला टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस एज रिजर्व इन द बैंक। आपके पास लगभग इतना बैलेंस तो होना ही चाहिए
तभी जाके आपको लोन जो है वह यहां पे मिल पाएगा। पहली बात तो मिनिमम बैलेंस होना जरूरी है। दूसरा, टू प्रोवाइड लोन नॉट ओनली टू द प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बट ऑल्सो टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल कल्टिवेटर्स एंड द बोरोवर। तो यहां पे बहुत बड़े प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही है, यहां पे छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। सबसे पहली बार रिकमेंडेशन दी इसकी करवे कमेटी ने, स्मॉल कल्टीवेटर्स या स्मॉल बोरोवर्स को भी यहां पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा, बट वो जो बेसिक नॉर्म्स है वो सभी को फुलफिल करना जरूरी है। टू सबमिट द पीरियोडिकल रिपोर्ट टू द आरबीआई रिगार्डिंग द टोटल अमाउंट। अब यहां पे पीरियोडिकल, जनरली हम लोग पीरियोडिकल को हम लोग क्वार्टरली डिवाइड कर लेते हैं, तो हर 3 महीने में आपको रिपोर्ट जो है वो आरबीआई तक के सबमिट करनी है। टोटल अमाउंट एक्सटेंडेड एज क्रेडिट एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन क्रेडिट। आपने जो भी केवाईसी नॉर्म्स यहां पे फुलफिल करवाए हैं, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन आरबीआई तक के जाएगा, अप्रूवल होगा, तभी जाके आपको यहां पे लोन मिल पाएगा। इसलिए जब आप लोन लेने जाते तो इमीडिएटली लोन नहीं दिया जाता, कुछ दिनों बाद या कुछ वीक्स बाद आपको बुलाया जाता है कि सर आपके पेपर अप्रूव होने गए, अप्रूव होने के बाद ये सारा लोन जो है आपको यहां पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से समझ में आया सर कि ये जो लोन है वो कैसे मिलने वाला है हमें और क्या यहां पे तरीका होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। लोन प्रोवाइडेड बाय द मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स का मतलब ये हो गया कोई प्राइवेट पर्सन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको परमिशन यहां पे नहीं दी है। ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स आर इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्योरली फॉर्म नहीं है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करते। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। इनके काम को देखने के लिए, वॉचडॉग के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया। दैट्स व्हाई दे आर ट्रीटेड एज इनफॉर्मल सेक्टर। आई रिपीट, दैट्स व्हाई दे आर ट्रीटेड एज इनफॉर्मल सेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। These lenders charge a high rate of interest than the banks and the cooperatives। ये जो रेट चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग exorbitantly high। exorbitantly high का मतलब होता है जरूरत से भी ज्यादा चार्ज अगर कर दिया जाए, जिसमें सामने वाला केपेबल ही ना हो पे करने के लिए, उसको बोलते हैं हम लोग exorbitantly high। Because of higher interest rate, the amount to be repaid is greater than the income of the borrower। जितना उसने लिया है उससे बहुत ज्यादा उसको देना पड़ जाता है, कभी कभी तो प्रिंसिपल के बराबर ही अमाउंट उसको देना पड़ जाता है। तो यहां पे वो डेब्ट ट्रैप में आ जाता है, इसीलिए इनफॉर्मल सेक्टर को धीरे धीरे करके यहां पे हटाया गया है। 10. Banks and cooperatives need to lend cheap and affordable credit for the country's development। अब यहां पे बोल रहा है बैंक और कॉपरेटिव्स जो है वो यहां पे लेंड करते हैं चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। तो जो फॉर्मल सेक्टर है वो ज्यादा बेहतर है इनफॉर्मल सेक्टर से, बट फॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होने के कारण, केवाईसी नॉर्म्स फुलफिल न करने के कारण, सिबिल स्कोर ना हो के कारण आपको लोन नहीं मिलेगा। बट इनफॉर्मल सेक्टर में अगर आपके पास कुछ भी कोलेटरल है तो आपको तुरंत बिना पेपर वर्क के भी आपको क्या मिल सकता है, लोन मिल सकता है। इसीलिए रूरल एरियाज में मैक्सिमम लोग जो है वो आज भी इनफॉर्मल सेक्टर को जो है वो ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया में हम लोग बात करते हैं कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल जो सेक्टर है सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के, उसके क्या फायदे हैं भाई, रूरल एरियाज के लिए क्या ये अच्छा है या नहीं है। Only 50% of the total credit is provided by the formal sector and the remaining by the informal sector। अभी आपसे मैंने डिस्कस किया कि भाई जाहिर सी बात है उनको क्या मिल रहा है, पेपर वर्क के बिना और बहुत कम समय में लोन मिल जा रहा है, इसीलिए दे आर प्रेफरिंग द इनफॉर्मल सेक्टर इररेस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मल सेक्टर। पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा, द फॉर्मल सेक्टर हैज टू इंक्रीज द क्रेडिट्स इन द रूरल एरियाज टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द क्रेडिट फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। अभी हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूअसली आरबीआई को कह रही है कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल्स आर अप्रोच टू द फॉर्मल सेक्टर इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर। क्योंकि हमें पता है कि फार्मर्स की जमीनें बिक जाती है, पूरा घर बिक जाता है, तब भी वो लोन नहीं चुका पाते इनफॉर्मल सेक्टर वालों का। मगर फॉर्मल सेक्टर रहेगा तो किसी भी तरीके से आप धीरे धीरे करके जो नॉर्म्स बनाए गए उसी हिसाब से यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं।
द फॉर्मल सेक्टर लोन हैज टू एक्सपांड एंड इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें पूरा क्लियर रहता है कि कितने सालों तक के आपको लोन देना है, कितने सालों तक के आप उसको रीपे करेंगे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो सारी चीजें जो है लोन एग्रीमेंट में लिखी रहती है। तो मतलब यहां 100% ट्रांसपेरेंसी होती है। बट इनफॉर्मल सेक्टर में बात करें तो ये ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों का डेब्ट ट्रैप में फंसना और उससे बाहर ना निकलना, ये इनफॉर्मल सेक्टर की सीधी सीधी हम लोग बोल सकते हैं कि साजिश है। अगर वो नेट में फंस गए इस डेब्ट ट्रैप के तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। अब हम लोग इसी में आगे आते हैं, बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की। ठीक है, तो अपने ही कुछ लोग मिलके अगर मान लेते हैं कुछ काम अच्छा करना चाहते हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, as the bank requires clear documentation and collateral to avail the loan, the poor people depend on the informal sources of loan। ठीक है, सही बात है भाई, क्लियर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो भी आपका लोन पास नहीं होगा और कोलेटरल नहीं है तो भी पास नहीं होगा। तो यहाँ लोग किस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। दे आर बाउंड टू पे हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ कोलेटरल, क्योंकि कोलेटरल नहीं है इसीलिए उनको बहुत ज्यादा टैक्स यहाँ पे देना रहता है। मतलब कि हाई रेट्स जो है उस पर आपको कहीं ना कहीं उस पैसे को प्रिंसिपल के साथ में मिला के देना पड़ेगा। Therefore, self-help group with 15 to 20 members, particularly women, are formed to pool their saving। तो उनके पास जो भी सेविंग रहती है वो ग्रुप मेंबर्स में ही क्या कर लेती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते जाती है। तो रूरल एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बहुत तेजी से यहाँ पे आज काम कर रहा है और लोगों की जरूरतें भी पूरी हो रही है, वो सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ भी कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं। अब मेंबर सेविंग में वरी फ्रॉम 25 to 100 रुपीज और अबाउ बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू सेव। जितना वो बचा सकती है उन सबको वो जोड़े, जिसको जरूरत है उनको दे दे, फिर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के साथ में उनसे ले ले, मिनिमम इंटरेस्ट के साथ। इस तरीके से ये पूरा पैसा जो है वो रोटेट किया जा सकता है। मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कैन टेक ए स्मॉल लोन्स एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पे मेंबर जो है वो बहुत ही सस्ते रेट, बहुत ही मिनिमम रेट पे भी क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि लोन पे इंटरेस्ट भी नहीं देना होता, इंटरेस्ट भी माफ कर दिया जाता है। ये काम होता है यहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ओके, दिस डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रुप helps to obtain loan from the bank। मगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आगे चल के ये क्या करेंगे, बैंकों से भी लोन लेने के लिए केपेबल हो जाएंगे। Thus, SHG help borrower to receive loan without collateral at the time of necessity। तो बिना कोलेट्रल के भी समय पे अगर पैसा मिल जाता है तो वो करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है, पूरा ग्रुप है, उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप। such as for releasing mortgage land, for meeting working capital needs and for acquiring assets। Example, sewing machine, handloom and cattle। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें पैसा बना के देने वाली है। बट इस बना के देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ मशीन लेनी पड़ेगी, हैंडलूम के लिए कुछ मशीन लेनी पड़ेगी, या हमें कैटल्स खरीदना पड़ेगा ताकि हम लोग उससे कुछ अर्न करें और ये जो पूरा पैसा लिया गया है उसको यहाँ पे रीपे किया जा सके। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्या क्या हमें फायदे दिखते हैं। पहला, इट एजेस बोरोवर्स इन ओवरकमिंग द लैक ऑफ कोलेटरल इश्यूज। जो कोलेटरल इश्यूज है उससे बाहर आने में भी बहुत मदद करता है कौन, सेल्फ हेल्प ग्रुप। दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द फाउंडेशन ऑफ द रूरल पुअर ऑर्गेनाइजेशन। और ये रूरल पुअर ऑर्गेनाइजेशन का ये अपने आप में माना जाए तो फॉर्मल सेक्टर ही हुआ जो एक सिस्टम में काम करता है, अपने ही मेंबर्स के साथ काम करता है और अपने ही मेंबर्स की क्या करता है, मदद भी करता है। पीपल कैन रिसीव लोन ऑन स्केड्यूल एट अ फेयर इंटरेस्ट रेट फॉर अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव। उनको बहुत कम, मिनिमम टू मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दिया जाता है, तो इससे उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और वो सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ कंटिन्यूअसली बढ़ पाते हैं। आगे बात करते हैं, इट एसिस्ट वुमेन्स इन बिकमिंग फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंट। इसके कारण वुमेन्स जो है, जो ग्रुप घर में रह रहा है, खाली बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, उनको यहां फायदे होते हैं, वो चीजें बना के बेचती है तो घर में डबल सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है। The group frequent meetings give a forum for discussing and taking action on a variety of social concerns such as। अब यहाँ पैसा आ जाएगा तो सारे जो कंसर्न्स है उससे डील किया जा सकता है, जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सो ऑन। तो इसीलिए यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट होना वुमेन का बहुत जरूरी है ताकि उनके अगेंस्ट जो भी लॉ या जो भी चीजें हो रही है उसमें वो क्या करें, अपनी वॉइस को रेज कर सके। कुछ कानून ऐसे भी होंगे जो महिलाओं को सपोर्ट
वर्क नहीं कर पाते होंगे तो वो कानूनों को भी यहां पे सीधा सीधा क्या कर सकती है, वो चैलेंज कर सकती है। बट उसके लिए उसको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, उसको लिटरेट होना पड़ेगा, उसको हेल्दी होना पड़ेगा, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, उसके अगेंस्ट में किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, इसके लिए हमें सेल्फ डिपेंडेंट उन वुमेन्स को बनाना पड़ेगा। और इसमें सारे में मदद करता है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो हमें यह समझ में आया कि वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बहुत बड़ा एक्टिव रोल यहां पे प्ले किया। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। करना पड़ेगा एक छोटा सा काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, समय निकाल के आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बात करने के लिए ये कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं और ये सारी चीजों की डिटेल जो है लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।